1990 से लेकर 1992 के इन सालों में राजस्थान के अजमेर शहर में 250 लड़कियों और औरतों के साथ शोषण किया गया था। इन 250 लड़कियों का शोषण करने वाले ना ही तो कोई नॉर्मल आदमी थे और ना ही किसी दूसरे शहर के थे। जिन लोगों ने लड़कियों का बलात्कार किया, उनके ऊपर शोषण किया और उनको ब्लैकमेल किया, वो और कोई नहीं, अजमेर शहर के सबसे बड़े घराने में से एक थे। और तो और जिन लोगों ने इन लड़कियों के साथ शोषण किया वो लोग पॉलिटिशियन घराने से भी थे। सोफिया सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल अजमेर। सोफिया सेकेंडरी हाई स्कूल की एक 9th क्लास की स्टूडेंट जिसकी उम्र ऑलमोस्ट 16 से 18 साल की थी। इस लड़की की दोस्ती बाहर के एक लड़के से हुई थी जो कि एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता था और उसका नाम फारूक चिश्ती था। जो लड़का था वो लड़की से काफ़ी ज़्यादा उम्र में बड़ा था। इस दोस्ती का हाथ बढ़ाया था फारूक चिश्ती ने। बेसिकली लड़की जो थी वो हाई स्कूल में पढ़ने के कारण कभी लड़कों के साथ ज़्यादातर उसका दोस्ती नहीं था, लेकिन जो ये दोस्ती था वो दोस्ती नहीं कुछ और था। इन दोनों की दोस्ती उस सेकेंडरी हाई स्कूल के बाहर होती है। फारूक चिश्ती जो था वो उस लड़की से उसी स्कूल के बाहर में मिलता है और उससे दोस्ती करता है। इन दोनों के बीच की दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि ये जो 9th क्लास की स्टूडेंट थी वो अपना स्कूल छोड़ के, अपना क्लास अपसेंट करके उस लड़के के साथ बाहर घूमने के लिए जाती थी। अब वो भी 1-2 बार नहीं, वो सप्ते में ऑलमोस्ट 4 बार घूमने के लिए चला जाती थी। इन दोनों के बीच में इतना अच्छा खासा बॉन्ड बन चुका था कि जिसके कारण से वो लड़की जो थी वो फारूक के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करने लगी थी और फारूक भी उसका फ़ायदा उठाने के लिए उस लड़की को विश्वास दिलाता था कि हाँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। फारूक जो था वो जानबूझकर उस लड़की के ऊपर विश्वास दिलाता है क्योंकि इसके पीछे उसके दिमाग में बहुत ही बड़ा एक प्लान चल रहा था। जब इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती बढ़ चुकी और इनके बीच में प्यार आ चुका तो कुछ दिनों के बाद जो लड़का था वो लड़की से बोलता है कि तुम मेरे साथ अकेले मेरे फार्म हाउस पे चलो। लड़की तो पहले उस लड़की को इस बात पे मना करती है, लेकिन उस लड़के को फोर्स करने पे वो लड़की रेडी हो जाती है उस फार्म हाउस पे जाने के लिए। लड़की के हाँ बोलने के बाद फारूक और वो लड़की अपने फार्म हाउस पे जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद ये दोनों आपस में इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन इंटीमेट होने के बाद जो फारूक था उस लड़की का उसी समय कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। वो लड़की फारूक को मना भी करती है पिक्चर्स नहीं क्लिक करने के लिए, लेकिन जो लड़का था वो लड़की को धमकी देने लगा कि मैं तुम्हारे इस फ़ोटो को पूरे शहर में वायरल कर दूंगा। इस बात को सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और चुप हो जाती है और धमकी देने के बाद फारूक उस लड़की का और ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करने लगा। जब लड़की ने फारूक को बोला कि मेरे ये सारी तस्वीरें डिलीट कर दो तो फारूक उसको ये फ़ोटो दिखाकर उसको ब्लैकमेल करने लगा और बोलने लगा कि ये सारी की सारी तस्वीरें तुम्हारी हैं और अभी तक मैंने ये सारी की सारी तस्वीरें देखी हैं और अगर तुम चाहती हो कि मैं इन सारे के सारे तस्वीरों को डिलीट कर दूं और मार्केट में इन तस्वीरों को लीक ना करूं तो जो मैं कहता हूं वो मेरे लिए तुम करो। फारूक चिश्ती उस लड़की का फ़ोटो दिखाकर उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल करने लगा और उस फ़ोटो को उसी लड़की को दिखाकर उसके सामने डिमांड करने लगा। वो बोलने लगा उस लड़की से कि तुम अपने स्कूल से अपने ही दोस्त को मेरे पास और मेरे फार्म हाउस के पास लेकर आओ। वो लड़की इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि वो इस काम को करने के लिए रेडी हो चुकी थी। अगले ही दिन वो लड़की अपने दोस्त को उसी फार्म हाउस पे लेके जाती है जहाँ पे वो पहले गई थी, लेकिन इस बार फारूक अपने साथ अपने दोस्त को भी लेकर आता है और उस लड़की के साथ वही करता है जो पिछले वाली लड़की के साथ किया था। उस लड़की का भी पिक्चर्स क्लिक करता है जो लड़की बाद में आई थी और उसको भी वही धमकी देता है जो पिछले वाली लड़की को दिया था। और यहीं से स्टार्ट होता है इंडिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल स्टोरी जो कि अजमेर में हुआ था। फारूक चिश्ती ये कांग्रेस के यूथ पार्टी का प्रेसिडेंट था और इसके साथ साथ इसके फैमिली में नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी इसी पार्टी के मेंबर थे। ये 3 लोग ही प्लान बनाकर उन लड़कियों को इस जाल में फंसाए थे। फारूक चिश्ती अजमेर के सबसे बड़े घराने में से एक था। इनके फैमिली का अजमेर में काफ़ी ज़्यादा दबदबा था। इनके फैमिली का दबदबा होने का यही कारण था कि इनके जो फैमिली थे वो पहले मार काट लूट पाट करके वो अजमेर में अपना दबदबा जमाते थे। फारूक चिश्ती वो प्लान बनाया था कि लड़कियों को फंसाकर हम इस तरह ब्लैकमेल करके उनका शोषण कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे फारूक सिर्फ अकेला नहीं था, वो इसके साथ साथ 18 लोग भी थे। फारूक लड़कियों को ब्लैकमेल करता था उनके पिक्चर्स को दिखाकर और उनको बोलता था कि तुम अपने दोस्तों को भी मेरे फार्म हाउस पे लेकर आओ। वो लड़कियां भी मजबूरी में आकर फारूक की बातें को मानती थीं और वो अपने दोस्तों को भी उनके फार्म हाउस पर लेकर जाती थी और वो फारूक भी उन्हीं लड़कियों के साथ वैसा ही करता था जैसा वो लड़की के साथ करता था। उनके पिक्चर्स क्लिक करता था, उनको ब्लैकमेल करता था और वापस से उन्हीं लोगों को बोलता था कि तुम भी अपने फ्रेंड्स को मेरे पास लेकर आओ।
ऐसा सिलसिला 1992 तक चलता रहा और इसी सिलसिले में 250 लड़कियां, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, इसमें औरतें भी शामिल थे, जिनका शोषण करके उसका बलात्कार किया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया। जिस कैमरे से फारूक उन लड़कियों का पिक्चर्स क्लिक करता था, वो कैमरा एक रील कैमरा होता था। बेसिकली अभी के समय में तो हाई क्वालिटी वाले कैमरे आ चुके हैं, लेकिन 90 के दशक में उस टाइम एक रील वाले कैमरे आते थे जिसमें ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती थी और वो पिक्चर उतना अच्छा तरीका से पता भी नहीं चलता था, इसीलिए उसे स्टूडियो में जाकर निकलवाना पड़ता था। और यही काम फारूकी भी करता है। फारूकी का एक दोस्त जो कि स्टूडियो चलाया करता था और फारूकी भी उसी स्टूडियो में जाकर वो सारी के सारे तस्वीरें उसी के स्टूडियो से निकलवाता था। फारूक चिश्ती का जो दोस्त था वो स्टूडियो में तो फ़ोटो निकाल कर फारूक को देता था, लेकिन इसके साथ साथ वो जीरोक्स कॉपी भी अपने पास रख लेता था। बट जैसे जैसे लड़कियां बढ़ती गई उसी तरह स्टूडियो का काम भी बढ़ता गया, तो इसी कारण स्टूडियो में काम करने वाले वर्कर को भी ये सारे फ़ोटो निकालने के लिए बोला गया, लेकिन वो वर्कर्स भी उन फ़ोटो को कॉपी करके अपने पास रख लेते थे और मस्ती मस्ती में वो अपने दोस्तों को साथ शेयर कर देते थे। लेकिन वो फ़ोटो निकालने के बाद जिन लड़कियों का फ़ोटो उनके पास रहता था वो उन लड़कियों के पास जाकर उनको सीधा सामने से ब्लैकमेल करते थे, उनको शोषण करने के लिए ब्लैकमेल करते थे, फोर्स करते थे और उनका शोषण करते थे, उनका बलात्कार करते थे। इसी तरह करते करते पूरे अजमेर शहर में वो सारी की सारी तस्वीरें फैल चुकी थी। अजमेर का हर एक आदमी इस फ़ोटो के बारे में जानने लगा था। अजमेर के जिन जिन लोगों के पास ये फ़ोटो होता था और जिस लड़की का फ़ोटो उन आदमियों के पास रहता था, वो आदमी उन्हीं लड़की के पास जाकर उनके साथ ब्लैकमेल करते थे, उनका शोषण करते थे। यहाँ तक कि ड्राइवर, पॉलिटिशियन भी ऐसा करते थे उन लड़कियों के साथ। अजमेर छोटा शहर होने के कारण ये फ़ोटो पूरे शहर में वायरल हो चुका था और हर किसी को इस फ़ोटो के बारे में पता चल चुका था। जब अजमेर के रिपोर्टर्स के पास भी ये फ़ोटो पहुँचा तो रिपोर्टर्स लोग भी उन्हीं लड़कियों के पास जाकर ब्लैकमेल करते थे और वही करते थे जो वहाँ के लोगों ने इन लड़कियों के साथ किया था। सोचो, वहाँ के रिपोर्टर्स लोग इतने गिर चुके थे कि लड़कियों के साथ शोषण कर रहे थे। और तो और जब पुलिस वालों को इनके बारे में पता चला तो पुलिस वाले भी ऐसा करने लगे थे। वैसे तो फारूक चिश्ती का अजमेर में काफ़ी ज़्यादा दबदबा था, पावर था, सत्ता था, तो हर कोई लोग फारूक चिश्ती से डरता था। बट आखिरकार इन लड़कियों का क्या हुआ? सोफिया सेकेंडरी हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता था, बहुत ही अच्छा फैसिलिटी था, जिसमें मिडिल क्लास से लेकर रिचेस्ट फैमिली के भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ा करते थे। और जिन जिन लड़कियों का शोषण किया गया था उन लड़कियों में से ज़्यादातर लड़कियां अमीर घराने से थीं और इसीलिए जो लड़कियां थीं वो फारूक सिद्दीकी के ऊपर केस नहीं कर रही थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो अमीर घराने की लड़कियां थीं वो डर रही थी कि कहीं हमारा इज्जत और हमारे फैमिली का इज्जत कहीं पूरे नीलाम ना हो जाए। जब लड़कियों का न्यूड वाला फ़ोटो पूरे शहर में वायरल होने लगा तो लड़कियां आत्महत्या करने लगीं। 100 से ज़्यादा लड़कियां आत्महत्या करने लगीं और जितने भी आत्महत्या हुए थे वो सारे के सारे सोफिया सेकेंडरी हाई स्कूल की लड़कियां थीं। और जो लड़कियां आत्महत्या कर रही थी वो लड़कियां 9 से लेकर 12 क्लास की लड़कियां थीं। जब लोगों को इसके बारे में पता चला कि लड़कियां सिर्फ 9 से लेकर 12 क्लास तक की लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं और जब लोगों को इस केस के बारे में पता चलने लगा और उस फोटो के बारे में पता चलने लगा तो इस केस के ऊपर एक्शन लिया गया। जो स्टूडियो में वर्कर काम करते थे, जो फ़ोटो निकालकर अपने पास जेरॉक्स रख लेते थे, उसी स्टूडियो में से एक वर्कर अपने दोस्त को वो फ़ोटो दिखाता है, लेकिन वो जो जिस दोस्त को वो फ़ोटो दिखाता है वो एक रिपोर्टर होता है, वो भी ईमानदार रिपोर्टर। वो रिपोर्टर जब इस फ़ोटो को देखता है तो वो अपने अखबार में इस खबर को छापता है। उस अखबार का नाम था दैनिक नवज्योति अखबार। एकमात्र यही एक ऐसा अखबार था जो इस खबर के बारे में अजमेर में छापा था। नवज्योति अखबार के एडिटर जिनका नाम मदन सिंह था, इन्होंने ही इस खबर के बारे में पूरे विस्तार तरीके से छापा था और उसी अखबार के फ्रंट में उस फोटो को भी लगाया था। लेकिन उस फोटो में उस लड़की का फेस ब्लर करके वो दोनों लड़कों का फेस क्लियर दिखाया गया था, जिसमें फारूक चिश्ती का फेस क्लियर दिख रहा था। ये खबर जब अजमेर में फैला और लोगों को पता चला फारूक चिश्ती के बारे में तो अजमेर में काफ़ी ज़्यादा दंगा मच चुका था। ये दंगा सिर्फ फारूक चिश्ती के कारण नहीं हुआ था, इस दंगे के पीछे का कारण हिंदू मुस्लिम भी था। जितने भी लड़कियों का शोषण किया गया था वो लड़कियां सारी के सारे हिंदू थे और जितने भी लड़कों ने इन लड़कियों का शोषण किया था वो लड़के सारे के सारे मुस्लिम थे। इसी को लेकर अजमेर के लोगों ने अजमेर में दंगा फैलाया था। लेकिन इस खबर को छपने के बाद मदन सिंह जी के ऊपर एक खतरा मंडराने लगा। जब फारूक सिद्दीकी को इस खबर के बारे में पता चला और मदन सिंह के बारे में पता चला कि वही इस खबर को छापा है, तो जो फारूक सिद्दीकी था वो मदन सिंह का पीछा करवाता है और गुंडों से गोली चलवाकर उसकी हत्या करवा देता है।
जब लड़कियां आत्महत्या करने लगी और ये खबर पूरे अजमेर में फैलने लगा तो लड़कियां इस केस को लड़ने के लिए सामने आई, जिसमें से 30 लड़कियां इस केस में शामिल हुई थी। लेकिन फारूक चिश्ती उन लड़कियों को धमकाता है, उनके फैमिली को मारने की धमकी देता है, जिसके कारण से उनमें से 10 लड़कियां वो केस छोड़ देती हैं। लेकिन फिर भी जितने भी लड़कियां बची हुई थी वो इस केस को लड़ने के लिए तैयार थीं। बट उसके बाद भी जो फारूक था वो उन बचे लड़कियों के फैमिली को भी धमकाने लगा था, जिसके कारण से लड़कियां डर कर पीछे हटने लगी थी। लेकिन उनमें से 2 लड़कियां बची थी जो इस केस को पूरी तरह से लड़ रही थी, उस केस का गवाही बन रही थी। इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनमें से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई लोग तो उस शहर को ही छोड़कर भाग गए थे। लेकिन जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन लोगों को इस केस का दोषी ठहराया गया। लेकिन जेल में जाने के बाद भी जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो धीरे धीरे करके वो उस जेल से छूट रहे थे। लेकिन चिश्ती फैमिली में 3 लोगों को जेल नहीं हुआ था और ना ही कोर्ट में बुलाया गया था। वो लोग पूरे बेफिक्र होकर अजमेर शहर में घूम रहे थे और अपना दबदबा लोगों के ऊपर जमा रहे थे। लेकिन फिर कोर्ट ने एक दिन अचानक से फारूक को 2007 में कोर्ट में बुलाती है और फिर शाहरुख को अजमेर सेक्स स्कैंडल का दोषी ठहराया जाता है और उसे सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन चिश्ती फैमिली के पास सत्ता, पावर और दबदबा होने के कारण और पैसा होने के कारण 2013 में फारूक को कोर्ट से बरी कर दिया जाता है। देखो बेसिकली ये जो केस था वो इंडिया का सबसे बड़ा केस था और सबसे खतरनाक केस भी था और सबसे ज़्यादा तो अजमेर का सबसे खौफनाक केस था। अजमेर में जब भी लड़कियों की शादी होती है और जो लड़का लड़कियों को देखता है वो लड़का सबसे पहले वो फ़ोटो लेकर वो स्टूडियो में जाकर उस फ़ोटो की जांच करवाता है कि कहीं वो लड़की कहीं इस 250 लड़कियों में से शामिल तो नहीं थी। सोचो उन लड़कियों और उन लड़कियों के फैमिली के साथ क्या बीता होगा और अभी भी क्या बीतता होगा। लेकिन फिर भी फारूक जो था वो पूरे खुलेआम घूम रहा था। एक ऐसा ही केस मैंने अपने चैनल पे डाला है जहाँ पे एक लड़की को अपहरण करके उसका बलात्कार करके उसका मर्डर कर देता है, लेकिन उसका इंसाफ किया जाता है। उस लड़की को इतनी कड़ी सज़ा दी जाती है जिसे उसे चाहिए